Hello everyone. Very warm welcome to all the participants. My name is Himanshu and I work as the business development lead at Space to Grow. First of all, very warm welcome आप सभी का आज के सेशन में आने के लिए. आज के सेशन में आई विल बी द मॉडरेटर फॉर द टुडेज सेशन. आज का सेशन जो हमारा सेशन है दैट इज द बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस टू टैकल द ट्रैफिकिंग. ये राउंड 2 जो ट्रेनिंग है स्पेस टू ग्रो की उसका फर्स्ट सेशन है. राउंड 1 हमने कंडक्ट किया था लास्ट ईयर जिसके अंदर हमारे पास बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन आया था. उसी उसी लाइन्स पे दिस इज द राउंड 2. आज का सेशन इज ऑन बिल्डिंग अवेयरनेस, फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग क्या होती हैं, हु विल बी द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड एंड हाउ टू टैकल देम एज अ कम्युनिटी. तो ट्रैफिकिंग पे बोलते हुए ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज अ वेरी सीरियस क्राइम एंड इट्स अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. हज़ारों लोग ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं ग्लोबली हर साल. एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज जैसे जैसे ड्रग्स होते हैं या आर्म्स होते हैं वैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो अ मेजर थ्राइविंग इंडस्ट्री राइट नाउ. एंड जहाँ पे ह्यूमन बींग्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर द मनी पर्पसेस एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन. आज के सेशन में वी शैल गेट टू नो मोर अबाउट और डिटेल में जानेंगे कि ये क्राइम क्या होता है एंड एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हाउ विल वी काउंटर दिस क्राइम. So I'm guessing everyone is really excited for this session now. So session को start करते हुए to make this session थोड़ा अच्छे से effectively, I will request all the participants to follow the following instruction. Firstly ये session एक webinar mode पे है, so आप सब लोग mute पे रहेंगे. Please feel free to use the chat box and please feel free to use the question and answer session which is right on the side of the chat box. हमारी टीम सारे क्वेश्चन आंसर्स का रिप्लाई करेगी एट द एंड ऑफ द सेशन. एंड बिटवीन द सेशन हम क्विक पोल्स कंडक्ट करेंगे टू चेक द अवेयरनेस ऑन दिस इशू एंड जस्ट अ बेसिक थिंग्स दैट क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इन इश्यूज के ऊपर. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड इन दिस क्वेश्चंस. सो to start this webinar, I would really like to invite Mr. Anuj Singhal, our co-founder, to say a few words about the session. Over to you, Anuj. Yeah, thanks. Thanks, Himanshu. Thanks for starting the session and moderating the training module that we are doing along with Jharkhand. We are very excited to have you all for this important training program on anti-human trafficking, जो कि हम झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ कर रहे हैं. एक जस्ट बैकग्राउंड देना चाहता हूँ स्पेस टू ग्रो का. स्पेस टू ग्रो एक इम्पैक्ट एक्सेलरेटर है जो कि वेरियस स्टेक होल्डर्स, सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स, डोनर्स, स्टार्टअप्स, नॉन प्रॉफिट्स और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है. हमारा मानना है कि जो ग्रास रूट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वैल्यू लेके आते हैं टू क्रिएट द लास्ट इम्पैक्ट इन द डेवलपमेंट सेक्टर, वो बहुत जरूरी होता है. जो जो काम डेवलपमेंट सेक्टर में कर रहे होते हैं कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस उस चीज को ही इम्प्लीमेंट करती है, तो उनका रोल पूरे डेवलपमेंट सेक्टर में सबसे अहम होता है. स्पेस टू ग्रो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के संग ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा है सीबीओस के लिए, और हम बेसलाइन असेसमेंट भी करेंगे सीबीओस एंड लॉ एनफोर्समेंट के लिए टू ट्रेन देम एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. स्पेस टू ग्रो आईजीएम के साथ भी काम कर रहा है इसी एरिया में, इसी चीज से रिलेटेड एक ऐप डेवलप करने के लिए जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू को हैंडल करने में सहयोग करेगी. और उस ट्रेनिंग और असेसमेंट की मदद से हमें जो जो पूरे प्रोसेस में जो गैप्स हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं वो हमें पता चलेंगी और उनको हम यूज करेंगे ऐप डेवलपमेंट में. ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग सीबीएस के लिए है जो कि मैं जस्ट एक एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि जो हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें 4 भागों में होगी. आज का भाग पहला भाग है और ये 4 ट्रेनिंग जो होंगी फरवरी मंथ में होंगी. आज पहली है, दूसरा 6 तारीख को होगा, फिर 13 तारीख और फिर 20 तारीख को होगा. सो पहला भाग इसमें हम करेंगे कि ट्रैफिकिंग के क्या-क्या फॉर्म होते हैं, कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं
और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। तो आज के पहले भाग में हम ये सब कवर करेंगे और ये ट्रेनिंग हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होगी। प्राइमरीली हम हिंदी में ही कोशिश करेंगे कि जो-जो भाग हिंदी में कवर कर सकते हैं, वो हिंदी में ही करेंगे, ताकि सबके लिए ये अंडरस्टैंडिंग और ईज़ी रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस ट्रेनिंग से काफ़ी लाभ मिलेगा, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा और ये जो हम सब के सब मिलके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक इश्यू के लिए जो फाइट कर रहे हैं, उस सब में हमें ये सहयोग मिलेगा। सो विद दिस मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहे। थैंक यू एवरीवन। बैक टू यू हिमांशु। Thank you, Anush, for opening the session. Now, what I'd like to introduce our keynote speaker. So, आप सभी ने posters और इन सब पे जब देखा होगा. So, नीलेश सिंह जी हमारे keynote speaker हैं. नीलेश 7 साल से प्रोग्राम मैनेजर हैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के एंड उन्होंने अपने टेन्योर के वक्त वेरियस प्रोजेक्ट्स काम करे हैं टू प्रिवेंट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल evils. Nilesh ka over 20 years of experience in this sector, and he has worked on various issues like watershed development, microfinancing, organizational development, jobs and skills, agriculture development, etc. And he has played a major role in establishing the social audit unit for the government of Jharkhand. किसी मीटिंग अर्जेंट मीटिंग की वजह से आज नीलेश हमको ज्वाइन नहीं कर पाई इस सेशन के लिए, तो हमारे साथ अभय हैं। अभय भी झारखंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं एंड ही इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर एंड अ लीडर इन दिस स्पेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड वो हमारे साथ कुछ वर्ड शेयर करेंगे आज। तो नीलेश, मैं आपको इनवाइट करूंगा टू से अ फ्यू वर्ड्स। सर मैं अभय कुमार बोल अभय, रहा हूँ, सॉरी नीलेश सॉरी नीलेश सर तो अभय। नहीं है, सॉरी जी, प्रणाम सर। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के साथ जो है जुड़कर जो है वायलेंस के इश्यूज पे काम कर रहे हैं और सोशल लेवल्स के अलग अलग पे काम कर रहे हैं। हम लोग का जो सोशल डेवलपमेंट जो पिछले लगभग 4-5 सालों से जो काम कर रहा है वो यहाँ पर विच हंटिंग है, इसके अलावा वुमेन वायलेंस है और इसके अलावा सर एएसटी भी एक बहुत बड़ा इशूज है। तो अभी वर्तमान में जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड सोसाइटी जो पिछले लगभग 3 से 4 सालों से काम कर रही है, वो अभी हमारा जो प्राइमरी फोकस एरिया था वो 6 डिस्ट्रिक्ट था सर, जिसमें रांची, खूंटी और लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा और वेस्ट सिंहभूम, ये 6 जो प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एएसटी के बहुत सारे डायनामिक्स के साथ जो है मतलब इतने सारे नंबर्स केसेस हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स भी आती है और अगर आईसीपीएस स्कीम का रिपोर्ट्स और लॉ इन्फोर्समेंट का भी देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो स्टेट में जो है कवरेज ये 6 डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमारा जो कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस है जिसपे हम लोग ज्यादातर जो है एसएचजीएस, वीओ और सीएलएफ के साथ ज्वाइंटली वर्क करते हैं, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हम सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करते हैं, उसके साथ साथ जुड़ा हुआ सामाजिक विकास भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दों के कारण जो है जो इनका जो एक्चुअल डेवलपमेंट का प्रोसेस वो नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने जो है हमेशा अपने ट्रेनिंग्स के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं उस मॉड्यूल्स में हमेशा हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं कि जो मानव तस्करी है ये एक इतनी बड़ी समस्या क्यों है और जो हमें अदर अदर डिपार्टमेंट से जो क्या सहयोग लेके इस पे काम करना है, इसके लिए हम लोग ज्वाइंटली जो है वो मीटिंग्स भी करते हैं और जो कम्युनिटी के जो कैडर्स हैं, एक्चुअली सर की कम्युनिटी कैडर्स ही जो है वो ज्यादातर जितने भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं उसको वो देखते हैं प्लस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है वो ये कम्युनिटी कैडर्स हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो इंटरवेंट करते हैं वीओ और सीएलएफ में, जो कि जाके मीटिंग्स का एजेंडा भी बनाते हैं और सेट करते हैं। और हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं अदर अदर डिपार्टमेंट्स के, वो सारे इंफॉर्मेशन जो है लेके इनको देते हैं। और कुछ अदर जो आईसी मटेरियल्स है वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसका इनका रेगुलर बेसिस पे इंटरवेंशन पे इनको सेंसिटाइजेशन हो सके और ये लोग जो है जो मीटिंग्स पे जा रहे हैं वहां पर बता सकने की स्थिति में रहे। तो सर पिछले लगभग 3-4 सालों के बाद ये स्थिति आई है वर्तमान में हम लोगों के साथ कि ज्वाइंटली हम लोग कन्वर्जेंस मीटिंग कर रहे हैं फॉर अदर डिपार्टमेंट्स, और जो मेन जो बीडीओ और जो डीसी और लेबर सुपरिटेंडेंट है वह हम लोगों को डायरेक्ट जो है वो बातें करते हैं कि भाई ट्रैफिकिंग के क्या मुद्दे हैं, कितने लोग पलायन कर रहे हैं तो उसमें कितने अनसेफ माइग्रेशन है, अगर आप जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं तो क्या आप कोई पलायन का कुछ आप ट्रैक रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो हम लोगों ने सर एक इंटरवेंशन भी किया है जिसमें माइग्रेशन ट्रैकिंग रजिस्टर जो है इंट्रोड्यूस किए हैं विलेज वाइज, यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो ऑलरेडी जो बना हुआ है उस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि वह जो है वो ट्रैक हो सके कि कितने लोग जो है कहाँ पर काम करने जा रहे हैं। अब वर्तमान में सर अभी आप देखे होंगे कि जो लॉकडाउन का पीरियड्स था, तो इसमें एक बहुत बड़ा मास जो है वह जो है वो प्रवासी मजदूर जिसको हम लोग माइग्रेंट लेबर कह रहे हैं, उसका एक सर्वे का डाटा आया है। और वो बहुत पैनिकफुल है सर, क्योंकि लेबर सुप्रिटेंडेंट के साथ हम लोग जब पहले बात करते थे कि हम लोग ट्रैफिकिंग जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे अनसेफ माइग्रेशन है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो ऐसी स्थिति में देखिए, तो उनके पास बोलते थे कि हमारे पास इतना डाटा नहीं है, इतने लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, अदर स्टेट में नहीं जा रहे हैं, वो लोकल इधर-उधर जाते हैं। लेकिन फिर बाद में जब इनका फिगर जो है वो अभी इस पीरियड में आया, लॉकडाउन और अनलॉक के पीरियड में, तो वो इतना नंबर्स था कि अभी जो एक नई स्ट्रैटेजी जो है बनानी पड़ रही है आरडी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर और लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि भाई इतने लोगों को किस तरीके से हम लोग जो है वो गवर्नमेंट की अदर स्कीम्स के साथ बेनिफिट जो है वो दे सकते हैं। और अभी जितने भी मीटिंग्स में हम लोग जाते हैं, चाहे वो मनरेगा की मीटिंग्स हो, चाहे एनआरएलएम की मीटिंग्स हो या स्पेसिफिक कोई कन्वर्जेंस की मीटिंग्स हो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां पर ये मुख्य एजेंडा है कि इतने सारे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको कौन कौन सा बेनिफिट स्कीम्स के साथ आप जोड़ रहे हैं, कौन कौन सा जो है डायरेक्ट हम लोग इनके साथ जो है वो जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है सर हम लोगों ने अभी जेएसएलपीएस के साथ जो है वो इंटरवेन किया है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो। तो ये हमारा जो जो Abhay, ऑलरेडी Abhay, sorry, Abhay, can you switch on your video, please? ओके Yeah, ओके thank you. सर ओके। तो सर वर्तमान में अभी जितने भी जो हमारे मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा सर अभी क्योंकि हमारा सर जो बेनिफिशरीज ग्रुप है वो 18 प्लस है। हम लोग आईसीपीएस के साथ जो है वो डायरेक्टली काम अभी कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरा बेनिफिट 18 साल से नीचे है। अब क्या है कि सर हमारे पास अगर केसेस आते हैं 18 साल के नीचे का, तो हम अपनी जो आईसीपीएस स्कीम चाहे सीडब्ल्यूसी हो चाहे डीसीपी हो, उनको फिर हम लोग रेफर करते हैं और कम्युनिटी को भी ये बताते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स हैं कौन, उनके साथ आप किस लेवल की बातें करेंगे, पुलिस में आप किस प्रकार जाएंगे और अपने केसेस को दर्ज कराएंगे। तो अब सर एक अच्छा ब्रिज जो है वो पुल का जो है वो काम हो रहा है। लेकिन अभी भी सर हम अगर प्रिवेंशन की बातें करें तो टू द मोटिव वो सही जा रहा है। लेकिन अभी भी जो प्रोटेक्शन और रेस्क्यू और जो रिहैबिलिटेशन का जो एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन हमारे कम्युनिटी कैडर्स को होना चाहिए या ब्लॉक लेवल के जो हमारे स्टाफ को होना चाहिए, वो नहीं है। तो स्पेस टू ग्रो से हम लोगों का निवेदन रहेगा कि जो आपकी जो एक्सपर्टाइजेशन है वो एटलीस्ट हमें जो है वो मिल सके, जिससे कि हम लोग एक्चुअल समझ सके कि कौन कौन से चीज़ों पर जो है हम लोग प्रोटेक्शन और रेस्क्यू पे काम कर सकते हैं। क्योंकि सर लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को कैसे टैकल करना है या क्या करना है हमारे नहीं जानते, क्योंकि ये पंचायत लेवल के कर्मी हैं, ब्लॉक लेवल के कर्मी हैं। तो थोड़ा-सा इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो अगर इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा कि वो चैनल क्या है जिसके साथ हम लोग जुड़ सकते हैं, तो फिर हमें और बेहतर तरीके से ब्रिज में हम लोग बाँट सकते हैं और काम कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस। और स्पेस टू ग्रो ऑलरेडी अपने जो भी चीज़ें हम लोगों के साथ जुड़कर काम करना चाहती है, वेलकम है सर। और मैं आज अभी यहाँ लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ में हमारे रमेश जी जो हैं वो अभी खूंटी को डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो भी हाईली सेंसिटाइज़ है रिलेटेड टू एएचटी। और सर एक पूरा चैनल जो है ऑलरेडी यहाँ वर्क कर रहा है। तो अगर हमें जो है वो हमारे कम्युनिटी कैडर्स को भी मिल जाता है, क्योंकि हम लोग के पास भी एक लिमिटेशंस है सर, क्योंकि हमें भी अपने एनआरएलएम के सारे टारगेट्स को पूरे करने पड़ते हैं कि हम लोग बहुत एक ही इश्यूज पर बहुत इंटरवेंशन नहीं कर पाते। तो अगर आप लोगों का जो है वो ज़्यादातर मिल जाता है स्पेस, तो फिर हम लोग को बहुत आसानी होगी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेन करने का मौका मिलता है। थैंक्स अ लॉट सर। मैं फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ा रमेश को। रमेश, इसमें कुछ जोड़ना है तो काइंडली जोड़ दो अगर लिंक में हो तो। रमेश। रमेश को मैं ऐड कर देता हूँ। जी।
मैं रमेश को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ अभी। बीच में अगर रमेश को ऐड कर पाए तो हम रमेश से भी एक रिक्वेस्ट करें कुछ बोलने के लिए। मीनवाइल हम अपना एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर एक रिक्वेस्ट रहेगा सर कि प्रेजेंटेशन आप इंग्लिश में देते हैं, लेकिन सर काइंडली डिस्क्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो लेवल ऑफ जो मास है हमारा वो थोड़ा हाँ, हिंदी का है सर, तो थोड़ा सा अगर हिंदी स्पीकिंग हो तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो, जरूर जरूर क्योंकि जितने भी सर हैं ये जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब पंचायत लेवल के हैं और ब्लॉक लेवल के हैं, तो काइंडली ठीक थोड़ा है, सा ठीक पीपीटी है। आपको इंग्लिश में, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन हाँ, काइंडली सर उसे स्पीक जो है वो हिंदी में कर दीजिएगा, जिससे कि ठीक लोग है, रिसीव कर सके थोड़ा बेहतर ठीक है तरीके अभय। वही हमारा उद्देश्य भी है कि हम से। जी पीपीटी बेसिक से इंग्लिश में, लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो जितना भी हो सकेगा वो उसको हिंदी में ही कवर करेंगे। सर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू। अभय। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you, Abhay, for such an insightful words. And आपने जो जितने टॉपिक्स बताए, जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो बेनिफिट अवेयरनेस इश्यूज है या बेनिफिट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ रियली हेल्पफुल काइंड ऑफ अ थिंग। सो अब सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा हमारे ट्रेनर्स को फॉर द डे। So I'll start with Miss Somashri. Miss Somashri, she's a senior specialist policy and legal research at Space to Grow. She's a lawyer by qualification, and iske prior she has been involved in drafting various policies and legal documents for various state and central government and international organizations. She also has an experience of training law enforcement officers on anti-human trafficking and litigation. Along with Somashri, we have Benita Iti. She is also a social worker, and she's joining us from the UK. And she has over 7 years of experience in working with anti-human trafficking organization and and training several communities, BSF law enforcement officers. Welcome, Benita and Somashri. Over to you, Somashri. You can start the session now. नमस्कार सबको। जैसे कि आपको सबको पता है, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात मानव तस्करी। तो जैसे ऑलरेडी अभय जी और हिमांशु और अनुज जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कितना संगीन अपराध है ये ऐसा एक जुर्म है जो कि सिर्फ संगीन ही नहीं, बहुत गंभीर अपराध भी है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इंसानों को पैसे की मूल्य से एक एक इंसान को दूसरे इंसान के पास कोई शोषण के लिए बेचा और खरीदा जाता है। सो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक पोल लॉन्च करूंगी। वो पोल क्वेश्चन को आप लोग आंसर कीजिए, फिर हम लोग वो देखेंगे एंड आगे फिर हम लोग सेशन को लेके बढ़ेंगे। हिमांशु फर्स्ट। क्या आप कोई मानव तस्करी के केस से संबंध में आए, हाँ या ना? Somashri, I'll end the poll now, no? Yeah. 60% have voted. ओके, तो काफी जन आए भी हैं। रिजल्ट्स शेयर कर दोगे या मैं कर? ओके, सो 32% जिन्होंने पोल किया है, 32% आए हैं एंड 68% जन अभी भी सामना सामनी रियल केसेस में शायद नहीं आए, बट आई एम श्योर आप लोग ने भी सुना होगा, इसीलिए आप लोग का आज का ये सेशन मैं होप करती हूँ कि बहुत इंसाइटफुल रहेगा। तो मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ।
सो आज का सेशन का डिवीजन ऐसा होगा, सबसे पहले हम लोग जो ओवरव्यू है कि क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग अर्थात मानव तस्करी क्या है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। इसके बाद जैसे कि अभय जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि जो पैटर्न या जो ट्रेंड चेंज हो रहा है पैंडेमिक के दौरान जो हुआ है और उसके बाद जो हो सकता है, तो उसको लेके हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे केसेस को हम लोग लीगली और एज अ सोशल वर्क स्टैंड पॉइंट, एज अ कम्युनिटी हम लोग इसको कैसे डील कर पाते हैं। एंड अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एज अ कम्युनिटी हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का क्या रोल हो सकता है एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर, एज अ कम्युनिटी लीडर। तो ऐसे है हमारा सेशंस। और लास्ट में आपको अगर कोई प्रश्न रहता है, आप प्रश्न भी कर सकते हैं, जैसे हिमांशु ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये बहुत ही बेसिक सा चीज है। मेरे फर्स्ट लाइन अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे कि इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है पैसों के मूल्य से। सो यहाँ पे बेचना खरीदना हो रहा है। इसके साथ और एक चीज बहुत ही अहम है कि यहाँ पे शोषण के लिए इन इंसानों को खरीदा और बेचा जा रहा है। इस हमारे भारतीय दंड नीति कानून में भी इसका जिक्र है। सेक्शन या धारा 370 आईपीसी के, ध्यान से सुनिए, 370 आईपीसी में मानव तस्करी को विस्तारित से उसको समझाया गया है कि क्या है मानव तस्करी। तो ये है हमारा फर्स्ट स्लाइड जो समझ रहा है कि ऐसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पैसों के मूल्य में इन इंसानों को खरीदा और बेचा जा रहा है और इनको शोषण किया जा रहा है। अब हमें लग सकता है कि मानव तस्करी सिर्फ वैश्यालय में या ब्रॉथेल्स में हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। राह चलते एक बच्चा जो आपको दिख जाए, वो भी मानव तस्करी के शिकार हो सकता है। कोई घर पे आपके काम कर रहा है, वो भी मानव तस्करी का शिकार हो सकता है। होटल्स, लॉजेस में जो बच्चा काम कर रहा है, या फिर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट में देख रहे हो, या फिर कोई ब्रिक क्लिन जहाँ पे ये ब्रिक्स बन रहा है, वहां पे आप देख सकते हो कि बच्चे काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान काम कर सकता है, वो भी हो सकता है मानव तस्करी का शिकार। और एक चीज हम लोग काफी बार अवॉइड कर जाते हैं या समझ नहीं आता है, ध्यान नहीं देते शायद, कि ऑर्गन हार्वेस्टिंग जो हम लोग का ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स को काफी बार निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। या ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकता है ऑनलाइन में जो हो रहा है आजकल। इंटरनेट का बहुत चालन है, तो इस ऑनलाइन स्पेस में भी काफी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस दिख रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आप लोगों को बोला कि धारा 370 आईपीसी में इसको विस्तारित से बोला जा रहा है, परिभाषित किया गया है इस सेक्शन को। बट हम लोग के इंटरनेशनल लॉ अर्थात अंतरराष्ट्रीय विधि में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। सो आर्टिकल 3 जो है हमारा प्रिवेंशन ऑफ प्रोटोकॉल, द प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट एंड सप्रेस पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो सकता है। 3 चीजें हो सकती है। एक तो एक मकसद से कर रहे हैं, एक मीन्स होगा, कोई किस तरीके से कर रहे हैं, एंड एक पर्पस होगा। सो पहले एक एक्ट होगा, मतलब कोई कार्य होगा, फिर कोई माध्यम होगा, मीन्स होगा, एंड अंत में एक पर्पस होगा। ठीक है, कि किस कारण से कर रहे हैं। सो ये तीनों मिला के अगर तीनों ये इंग्रेडिएंट्स मिल जाता है तो उसको हम लोग मानव तस्करी कहेंगे। सो ये एक्ट कैसा कैसा हो सकता है। ये एक्ट हो सकता है रिक्रूटमेंट हो सकता है, यानी कि किसी को भर्ती करना। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, किसी को स्थानांतर करना, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना। या फिर ट्रांसफर हो सकता है, या हार्बर हो सकता है कि किसी को शरण देना हो सकता है।
या फिर किसी को प्राप्त करना, या फिर रिसिप्ट ऑफ पर्सन हो सकता है। तो ये एक्ट इनमें से कोई एक एक्ट होगा। अगर मानव तस्करी का केस हम लोग देख रहे हैं तो ये एक्ट इनमें से एक होना चाहिए। इसके बाद जो मीन्स यानी कि माध्यम होगा वो कोई धमकी या थ्रेट हो सकता है, कोई किसी को बल के द्वारा या फिर फोर्स से कोई काम करवाने का कोशिश कर रहा हो सकता है, कोई अन्याय प्रकार का दबाव, कोई भी प्रकार का दबाव या कोर्शन, या फिर अबडक्शन अपहरण, या फ्रॉड धोखेधारी, या शक्ति का दुरुपयोग करना, या प्रलोभन दिखाना, इनमें से एक मीन्स होगा। और पर्पस इसका एक ही होता है, वो है एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करना। और ये सब जब होता है इस बीच में एक पेमेंट, एक पैसे का या कुछ भी फॉर्म ऑफ हो सकता है। जैसे कि अगर आप पेमेंट बोल सकते हो कि नहीं यहाँ पे तो बॉन्डेड लेबर केस है, ये इसमें तो पेमेंट नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पापा या आपके कोई फैमिली का कोई पैसा लिया था एक जन, मतलब कोई सालों साल पहले, अभी आपको सालों साल काम किया जा रहा है, बॉन्डेड लेबर का केस बन जाता है वहां पे। तो यहाँ पे पेमेंट हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे एक कोई जमाने में पैसा लिया गया था, तो यहाँ पे ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सब हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि काफी तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का प्रकार हो सकता है। ये सिर्फ सीमित नहीं है कोई वैश्यालय या फिर कोई ब्रिकलिन में ही, ये कहीं भी हो सकता है। ऑनलाइन में भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, आपके घर के बाजू वाले घर में भी हो सकता है, और रास्ते पे एक चलता हुआ बच्चा भी हो सकता है। तो क्यों होता है ये संगीन अपराध? ये बहुत ही हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए एज अ कम्युनिटी कि क्यों हो रहा है। तो एक सबसे अहम चीज है कि पॉवर्टी, यानी कि हम पैसे की कमती या कुछ भी। सो पॉवर्टी एक हो सकता है। एक हो सकता है कि एजुकेशन की कमती, मतलब समझ हमको अभी तक पता नहीं था ह्यूमन ट्रैफिकिंग चीज क्या है, तो इस बारे में जानकारी होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या है ये। इसके बाद और एक रीजन है डिमांड फॉर सेक्स, और एक चीज है कि चीप लेबर। तो यहाँ पे काफी सारे सोशल फैक्टर्स भी इसके साथ है। सो ये क्यों होता है और कहाँ कहाँ होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लैक ऑफ एजुकेशन, सोशल फैक्टर। सो सोशल फैक्टर यहाँ पे बोला जाता है कि काफी सारे कम्युनिटीज में इसको एक प्रथा माना जाता है कि आप भगवान के लिए ये काम कर रहे हो। जैसे कि देवदासी सिस्टम जो एक टाइम पे होता था साउथ में, अभी भी काफी जगहों पे है। एनसीडब्ल्यू जो बोलता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसके अधीन अभी अराउंड 44,000 देवदासीज अभी भी एक्टिव है इंडिया में। और ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र ऐसे एरियाज में दिखा जाता है। तो यहाँ पे भगवान के शरण में बेसिकली लड़कियों को दिया जाता है, बट बेसिकली वहां पे जो सीनियर कम्युनिटी लीडर्स, ये लोग जो वहां पे जगह पकड़ के रखते हैं, उन लोग एक्सप्लॉइट कर देते हैं ये लड़कियों को। तो ये एक प्रथा चलता रह रहा था, दो अभी इसको इलीगल बताया गया और इसको बैन किया गया है, बट अभी भी एनसीडब्ल्यू के आंकड़े के अनुसार करीब 44,000 देवदासियाज अभी भी एक्टिवली पाए जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा और भी है, जैसे कि जैसे कि बचरा कम्युनिटी जो एमपी में है, वहां पे भी लड़कियों को ऐसे कामों में डाल दिया जाता है। फिर ये हो सकता है कि बेड़िया कम्युनिटी जो राजस्थान में है, वो भी सिमिलर काम में इन्वॉल्व रहते हैं। और कल्चरल प्रैक्टिस तो ये है। और एक चीज होता है, जैसे कि सोशल फैक्टर्स में आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पर पुरुष ने, किसी ने लोन लिया था, तो वो आप अभी भी चुकाए जा रहे हो। तो ये सब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे अभय जी ने दूसरा एक पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला था कि आप अभी, उन्होंने और उनकी कम्युनिटी ने देखा है कि माइग्रेशन, जो अभी हम लोगों ने भी देखा
कि ये पैंडेमिक के दौरान कितने सारे लोग माइग्रेट कर गए। यहाँ पे अगर सेफ माइग्रेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है तो एक्सप्लॉयटेशन या शोषण वापस से आ सकता है। जैसे कि अभय जी बोल रहे थे कि इन लोगों को कहाँ काम पे डालेंगे, कि ये एक चिंता हो जा रहा है। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो ये इंसान कोई भी काम लेके बाहर चला जाएगा और फिर ऐसा माइग्रेशन हो जाने से उनका एक्सप्लॉयटेशन का चांस बढ़ जाता है। ये और एक इसके साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर। सो ये सिचुएशन जो था पैंडेमिक का, ये एक डिजास्टर ही था। सो इसके साथ हम लोग समझ पाएंगे कि कैसे ऐसे ऐसे सिचुएशन में कैसे एक इंसान को इस डिजास्टर के कारण कैसे सडनली मूव करना पड़ा, सडनली काम चला गया। सो ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी अगर कहीं वॉर जोन या फिर कहीं कोई डिजास्टर या फिर सपोज भूकंप या कुछ भी हो जाता है, जैसे हम लोग एक बार देखे थे नेपाल में जब भूकंप हो गया था, कैसे लोग मूव कर रहे थे। तो ये सिचुएशन में इंसान बहुत ही वल्नरेबल हो जाता है और ट्रैफिकर्स यही सिचुएशंस ढूंढते हैं ताकि ये लोग एक्सप्लॉइट कर सके वल्नरेबल्स को, स्पेशली जिनके पास ये आइडिया नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोल के कोई क्राइम है, या फिर उनको पॉवर्टी हो गया, मतलब अभी पैसा नहीं है तो अभी चाहिए, या फिर कोई भी कारण से इस सिचुएशन में उन लोगों को उठा ले सकते हैं। तो हमें एज अ कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि स्पेशली ये पैंडेमिक के बाद जो फेज चल रहा है कि हमारा कम्युनिटी सेफ रहे। तो अगेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों हो रहा है? तो एक तो है हाई डिमांड प्लस लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे कि हमने पहले ही बोला लास्ट स्लाइड में कि एजुकेशन या इसके बारे में जानकारी नहीं है। जेंडर बायस की लड़कियां तो घर पे ही काम करेगी, लड़के तो सिर्फ फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं। हमारे झारखंड बिहार एरिया में काफी सारे बच्चे पाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जहाँ पे सपोज वो बैंगल फैक्ट्री में या कहीं ना कहीं ऐसे काम में एंगेज रहते हैं। अवेयरनेस हम लोग में अगर इस विषय के बारे में नहीं होगा और हम लोग ये अगर हम लोग तक सीमित रखेंगे, दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब भी डेंजर्स बढ़ जाता है। सो ये सब मिला के ये हाई डिमांड तो है ही ऑलवेज, सस्ता लेबर, लैक ऑफ एजुकेशन, जेंडर बायस, ये सब, और हाई डिमांड से हम लोग का हाई रिस्क और वल्नरेबिलिटी बन जाता है ट्रैफिकिंग का। आंकड़ों के अनुसार करीब 60% जो विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं वो 60% होता है। करीब 18 मिलियन है अंडर स्लेवरी, जो एकदम बंधुआ मजदूरी के अंडर है। 1 लाख बच्चे मिसिंग जाते हैं हर साल, और करीब 20,000 जो विक्टिम्स है वो बॉर्डर एरिया बांग्लादेश नेपाल एरिया में मिलता है। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग भी इंडिया में काफी सारे बॉर्डरिंग एरियाज है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से भी ट्रैफिक होके बच्चे इजीली आ सकते हैं या ट्रैफिक होके जा भी सकते हैं दूसरे साइड। सो इस पैंडेमिक ने क्या क्रिएट किया अभी, ये तो मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी काफी मतलब क्या बोलूं, सालों साल से चला आ रहा है एंड हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं। बट पैंडेमिक में क्या हुआ ये हमें समझना होगा। तो ये आर्टिकल मैं पिछले दिन पढ़ रही थी, तो क्या हुआ है, एक अमन बोल के एक 15 साल का बच्चा जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से है, वो अपना घर में पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि उसके परिवार में पैसों की कमी हो गई थी तब, तो और पापा डेली वेज अर्नर थे, दिन आना दिन खाना चलता था, उनका जॉब चला जाता है। तो अमन क्या करता है, वो एक स्कूल में पढ़ता था, उसका स्कूल भी तभी नहीं चल रहा था, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको कोई आके बोलता है कि व्हेन देयर इज अ टेंशन इन द विलेज, शॉर्टेज ऑफ फूड, अच्छा, तो वो डिसाइड करता है कि वो जॉब लेके जाए, क्योंकि उसको एक जन आके बोलता है कि जयपुर में एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री है, तो वहां पे वो जाने का सोचता है। अब
अब जब जाता है तब उसको बाद में समझ आता है कि उसको बेसिकली जयपुर में ट्रैफिक किया जा रहा था। तो ये सिचुएशन क्यों आया अमन के लाइफ में? उसके लाइफ में ये सिचुएशन आया क्योंकि उसके पास पॉवर्टी, मतलब वो पॉवर्टी से गुजर रहा था। उसके पास काफी खाने के लिए घर पे नहीं थे, घर पे कुछ खाने का नहीं था, तो पापा का तब जॉब नहीं था, पैंडेमिक का सिचुएशन इतना खराब हो रखा था। तो ऐसे सिचुएशन बहुत ही कॉमन साइट है, ये वन ऑफ द केस है जो पेपर में आया, बट ऐसा काफी सारा केस है जो पेपर में नहीं आ रहा है। तो हमें एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर ये सब हम लोग को थोड़ा सा जागृत होके, मतलब हम लोग को और भी विजिलेंट होके देखना पड़ेगा कि कम्युनिटी में क्या चल रहा है। ये एक न्यूज आर्टिकल वापस से मिंट का था। तो कोविड-19 पैंडेमिक ड्राइव्स मोर पीपल टू रिस्क लाइव्स इन इलीगल माइका माइंस इन झारखंड। तो ये आर्टिकल जो बोल रहा है कि जो इलीगल माइका माइन, काफी सारे लीगल है और हम लोगों को पता है झारखंड में काफी सारे माइका माइंस है, और पैंडेमिक के द्वारा क्या हो रहा था कि काफी सारे इलीगल माइका माइंस जो यहाँ पे मतलब इंसानों को लिया जा रहा था कि वो लोग को ये काम में इलीगली घुसा दिया जा रहा था। तो बेसिकली ट्रैफिकिंग हो रहा था यहाँ पे हम लोग एक जो CWC के झारखंड के ही ये एक न्यूज आर्टिकल है, फर्स्ट पोस्ट ने पब्लिश किया था। तो बैद्यनाथ कुमार, अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, खुंती डिस्ट्रिक्ट के है ये। तो ये बोल रहे थे कि खुंती डिस्ट्रिक्ट was probably the most affected in terms of human trafficking। मतलब खुंती डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अफेक्ट हुआ है। In the past 2-3 years, over 1,000 of girls were rescued from various metropolitan cities and 127 traffickers were arrested। तो ये बोल रहे कि करीब 127 जन को अरेस्ट किया गया है, और ये इनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में लास्ट 2-3 इयर्स में हजारों लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और यहाँ पे ट्रैफिकर्स भी इन्वॉल्व थे। सो उसी कम्युनिटी में जो बच्चे होते हैं या फिर थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स, काफी सारी लड़कियां थी यहाँ पे इस केस में, और इसी कम्युनिटी में 127 ट्रैफिकर्स भी थे। But trafficking has once again increased। So यहाँ पे अरेस्ट हुआ था, आइडेंटिफाई हुआ था, बट सडनली ये पैंडेमिक के कारण ये ट्रैफिकिंग वापस से इंक्रीज हो गया है। Being a CWC member, I deal with at least 10 to 15 such cases every month। हर महीने 10 से 15 सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं wherein trafficked girls are rescued and brought back home। लड़कियों को रेस्क्यू किया जा रहा है और घर लेके आया जा रहा है। They share physical, sexual, economic exploitation they underwent during their stay in big cities। So ये बड़े शहर में जब ये लोग जाते हैं, इन लोगों का शोषण काफी तरीकों का होता है, फिजिकल होता है, सेक्सुअल होता है, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, मतलब शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल पैसे का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। Strangely, even though the problem has persisted in the district for years, only very small number gets registered with the anti-human trafficking unit of the Khunti police station। तो ये काफी चौंकाने वाली बात है कि दो ये प्रॉब्लम, ये मानव तस्करी का प्रॉब्लम ये डिस्ट्रिक्ट में काफी सालों से है, काफी वर्षों से है, बट क्या होता है AHTU के पास, यानी कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के पास ये केसेस रजिस्टर ही नहीं होता है। ओनली 9 केसेस, सिर्फ 9 केसेस 2017 में रजिस्टर हुआ था, 10 केस 2018 में, एंड 2019 में 1 टिल डेट, लाइक जब ये रिपोर्ट हुआ था तब के टाइम के, एंड 1 टिल डेट इन 2019। Data from Jharkhand Central Investigation Department shows that from 2013 to 18, only 82 cases of human trafficker were registered in Khunti district, whereas the entire state registered only 855 cases। तो इतना सारा केसेस होता है, कहाँ जा रहा है? सारे अनरिपोर्टेड हो जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। अगर आंकड़े के अनुसार जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2013 से 18
में सिर्फ 82 केसेस इस डिस्ट्रिक्ट में, खुंती डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड की खुंती डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, सिर्फ 82 केसेस, एंड एंटायर स्टेट में सिर्फ 855 केसेस रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है या पता नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। एज अ कम्युनिटी लीडर हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ ये गैप हो रहा है, क्यों रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ हम लोग यूनाइटेडली ये काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग ये क्राइम को रोक नहीं पाएंगे और ये बढ़ता ही जाएगा। और आपको समझना होगा कि ये जो ट्रैफिकर्स है काफी पावरफुल और काफी स्ट्रांग है, तो ये अगर इनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होता है, जो हम लोग डिफेंडर्स है हमें भी काफी स्ट्रांग रहना पड़ेगा और एक साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑडियो वीडियो है, आप लोग ये पैंडेमिक के दौरान ही हुआ था, तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स बताया जाएगा, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। অন্য দেশ থেকে নিজেদের বাড়িতে এখন উঠতে পারছে না, নিজেদের আত্মীয়র বাড়িতে থাকে, সেই তখন যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে তারা সম্পর্ক করে কি কোনোভাবে তাদের মন গলিয়ে নেয়, তার ফলে ট্রেন যখন চলাচল করবে তখন হয়তো সেই মেয়েটা পাচার হয়ে যেতে পারে। তার জন্য করুণার জন্য সেই মেয়েটারও ক্ষতি হতে পারে। সেই মেয়েটা কি হয়তো ওরকম অনেক মেয়ে পাচার হয়ে যেতে পারে। তারা যদি সচেতন না থাকে তাহলে তারা পাচার হয়ে যাবে। এই করোনার জন্য অনেক সমস্যা হয়। এখন করোনার জন্য আমরা ঠিকঠাক ভাবে আমার খেতে পারি না, বাবারা বাইরে কাজ করে, তারা এখন বাড়িতে বসে আছে, আমাদের যতক্ষণ খাটে ততক্ষণ খায়। যদি না আমাদের এখন ইনকাম থাকে তাহলে আমরা খাবো কি করে, না খেলে আমরা বাঁচবো কি করে। করোনার জন্য আমরা এই সমস্যার মুখে পড়ছি। मैं दिल्ली में रहती हूँ और एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। यह घटना मेरी एक स्टूडेंट के साथ हुई जो अब 12वीं पार करके फर्स्ट ईयर में है। एक दिन उसको एक फोन आता है और वो व्यक्ति बोलता है कि तुम मुझसे फोन पे बात कर लो और मैं तुम्हारे को पैसे भिजवा दिया करूँगा। वो कुछ और ऑब्जेक्शनेबल बातें करता है और वो चिल्लाकर मेरी स्टूडेंट उसका फोन काटती है और ट्रू कॉलर पे चेक करती है, तो एक नाम दिखाता है उस पे, रवि कुमार। ये घटना घटती है 5 अप्रैल को और उसके बाद वो उसका नंबर ब्लॉक कर देती है, लेकिन 18 अप्रैल को उसे दूसरे नंबर से एक फोन आता है जिसमें वो व्यक्ति उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फोन पर गलती से एक OTP नंबर भेज दिया है, क्या तुम मुझे वो बता सकती हो। घबराकर ये स्टूडेंट फोन को कट कर देती है और दोबारा जब ट्रू कॉलर पे चेक करती है तो वो वही नाम दिखाता है, रवि कुमार, लेकिन इस बार जगह अलग थी। About 65% of the beneficiaries have children, and what is coming out in my conversations with them is that children are proven to be the most vulnerable or the most affected category of population. These families are barely managing to survive, have 2 square meals, they have no earnings, they have no savings, they're not even able to provide basic necessities like milk to the young children. A girl that I spoke to in a northern state mentioned that few days ago, family of a young man had come to marry her and without any money. So this is a case of child marriage, which of course has no doubt that it will lead to cases of bride trafficking. We do want to highlight that such cases of child abuse, child exploitation will increase as families will struggle to keep their survival needs over the other needs. तो आपने देखा ये कहानी में कितने यहाँ पे 3 इंस्टेंसेस थे जो ग्राउंड रियलिटी में हो रहा है, एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, और जैसे कि हमारे ईस्टर्न स्टेट्स जो झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सारे साइड में ये बॉर्डरिंग एरियाज के करीब है, और यहाँ से यहाँ पे
काफी सारे पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग भी होते हैं, तो यहाँ से काफी सारे लोगों को दिल्ली, जयपुर या सादर्न स्टेट्स में काफी सारे बच्चों को मिलते हैं, कोई बैंगल फैक्ट्री में या डोमेस्टिक सर्विट्यूड में दिल्ली में कहीं किसी के घर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर हम लोगों को इस सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो जो लॉकडाउन के दौरान 727 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस का रजिस्टर हुआ था। करीब 92,000 से ऊपर केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज रजिस्टर हुआ था। लॉकडाउन के दौरान और एक बहुत ही चौंका देने वाली चीज देखा गया था कि जो ट्रैफिकर्स लेके जाते थे दूसरों को दूसरे स्टेट में, जैसे कि मैं बोल रही थी कि झारखंड से सपोज दिल्ली में लेके आ रहे थे, अभी रिवर्स ट्रैफिकिंग दिखा। अब दिख रहा था कि ट्रैफिकर्स ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को ट्रेन में धकेल के या बस में धकेल के भेज दे रहे। सो ये सडन माइग्रेशन फ्लो के कारण, जैसे अभय जी भी बोल रहे थे कि अभी इतने सारे लोग आ गए अभी इस सिचुएशन में कि वहां पे वो लोग फिर से वल्नरेबल बन गए। अभी पैंडेमिक खत्म होने को है एंड यहाँ पे इन इंसानों के पास जैसे तैसे तरीके से इन लोगों को भेज दिया गया। काफी जन जो सर्वाइव कर गए, बच गए, गवर्नमेंट ने देखा। बट अभी ये पैंडेमिक लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है, अभी ये लोग वापस से वल्नरेबल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफी सारा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लाइवलीहुड इश्यूज है, हेल्थ केयर का इश्यूज हो जाता है, लाइवलीहुड सोशल सपोर्ट का काफी ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, नहीं तो वापस से इन लोगों का वल्नरेबिलिटी बढ़ जाता है। तो एक स्टडी किया था इस लॉकडाउन के दौरान सेव द चिल्ड्रन बोल के ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ पे एक रैपिड नीड असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 65% घरों में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी नहीं है झारखंड में। 38% बच्चे एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किए हैं जो आंगनवाड़ी सेंटर्स और गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे, क्योंकि एंड they are missing regular classes and virtual ones too। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं वो भी अटेंड नहीं कर रहे। सो 38% बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे। पोस्ट लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन में हमने देखा कि ये हो रहा है। पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन जो अब चल रहा है, सो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सडनली सारे वर्क प्लेसेस खुल जा रहे हैं, सडनली लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। सो इस कारण अभी क्या होने का बहुत हाई चांसेस है कि क्योंकि ये सडन डिमांड हो गया है, जो इतना दिन बंद था लॉकडाउन के कारण, अभी सडन डिमांड बढ़ने के कारण देयर इज अ सडन स्पाइक इन ट्रैफिकिंग एंड वल्नरेबल जो लोग थे यहाँ पे, सडनली इतने लोग माइग्रेंट्स जो आके बैठ गए थे, जो लोग काम खो दिए थे, और लेबर का डिमांड अभी क्योंकि बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी काफी वापस से बढ़ जा रहा है ट्रैफिकिंग का। ये सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल जो लोग अभी वल्नरेबल थे, जो लोग के पास जॉब नहीं था या फिर काम नहीं था, वो लोग अभी जो बैठ गए थे, अभी सडन डिमांड के कारण उन लोग का डिमांड बढ़ गया, तो अभी हाई चांसेस है उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल एंड हम लोगों को यहाँ पे नजर रखना पड़ेगा कि ऐसे एक्सप्लॉइटेशन ना हो पाए यहाँ पे, क्योंकि ये डिमांड हाई है और काफी सारा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे 50 जन को भेज दो, काफी सारा पैसा मिल जाएगा। सो यहाँ पे काफी सारे न्यू प्लेयर्स भी आ गए हैं, क्योंकि न्यू सप्लाईज इतने सारे लोग कम पैसे में कर देंगे। इतने दिन से काम नहीं था तो कम पैसे में आराम से कर देंगे। तो लॉस भी हुआ था ये जो लोग अभी ट्रैफिकर्स लोग का इतना दिन से काम बंद था, तो बहुत सस्ते में इन लोगों को खरीद लेंगे, क्योंकि ये लोग तो वल्नरेबल है। अभी इन लोगों के पास काम नहीं था, खाना भूखमारी के कारण ये लोग मान जाएंगे सस्ते में काम करने के लिए, या फिर कहीं भी भेज देंगे कुछ भी करने के लिए, मान जाएंगे। तो एज अ कम्युनिटी यहाँ पे हम लोग को वापस से ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा सिचुएशन ना हो। ऐसे हम लोग कैसे क्या कर पाए, हम लोग को लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के साथ एक साथ मिलके ये चैलेंज को मुकाबला करना होगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं ये सिचुएशन में, मैंने तो बोला हम लोग को मुकाबला करना होगा, बट हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ कम्युनिटी लीडर, एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर, लीगल एंड सोशल पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी बेनीटा टेक ओवर करेगी और आप लोगों को समझाएंगी कि क्या कर सकते हैं हम लोग एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर एंड कम्युनिटी लीडर। ओवर टू यू बेनीटा।
थैंक्स सो मच श्री। सो नमस्कार सभी को। मैं आपके साथ बेसिक सोशल वर्क पर्सपेक्टिव से, कि हम जब फील्ड में काम कर रहे हैं एज फील्ड एजेंट्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से हो गए, अलग अलग यूनिट से हो गए, जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम किस तरह से इन केसेस को अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस अगर आइडेंटिफाई हो रहे हैं कम्युनिटी में तो उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, उन बच्चों के साथ और फैमिलीज के साथ स्पेशली, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके जो नीड्स हैं वो काफी अलग होते हैं। अगर आप नॉर्मल है किसी डोमेस्टिक वायलेंस का केस देखेंगे या फिर विच हंटिंग जैसा अभय जी ने बोला, वो केसेस सिनेरियोज है वो डिफरेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसमें मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं, परपिट्रेटर्स जो अपराधी होते हैं वो भी उन्हीं गांव में कहीं ना कहीं उनके पास लिंक्स होते हैं। तो उस सिनारियो में किस तरह से फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं, उनका कोऑपरेशन जीतना कि वो इन केसेस को लीगली भी परस्यू करें और अपना जो उनका जो न्याय है, उनके जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करें, किस तरह से वो जो लीगल जस्टिस है उसको एक्सेस करना, वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज सोशल वर्कर्स जब हम फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहली बात होगी कि जब भी आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है किसी गांव से या किसी भी फैमिली से कि इस तरह से मेरा बच्चा गायब हो गया है या मेरी बेटी घर से चली गई है, हमें नहीं पता किधर गई है, फोन नहीं काम कर रहा, जब ऐसी जो छोटी इन्फॉर्मेशन आती है, ज्यादा डिटेल आपके पास है नहीं कि बच्चा कहाँ गया या किस तरह से किस हालात में घर से निकला है, इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा गायब हो गया, अरे मामा के पास होगा, चाचा के पास होगा, ये जो रिस्पॉन्स होता है उसमें काफी डिले हो जाता है उसके बाद, क्योंकि पुलिस भी ज्यादातर 24 घंटे लगाती है FIR मिसिंग पर्सन अगर आपको कराना है तो 24 आवर्स हो जाता है कभी कभी। लेकिन एज सोशल वर्कर्स हमें इस बात के लिए काफी सेंसिटिव रहना है कि जब अगर फैमिली या आसपास वाले गाँव में, कभी कभी फैमिलीज रिपोर्ट नहीं करती है क्योंकि वो उनका कभी कभी इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे के जाने में, तो आसपास के घर वाले या फिर अगर कोई युवा नेता है उस विलेज से, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इस तरह से ये बच्चा यहाँ घर से गया है, काम के लिए भेजा गया है या फिर इस लड़की को शादी करके भेज दिया गया है किसी बड़े आदमी के साथ, जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके जो नॉलेज लेवल से, आपका जो ज्ञान का स्तर है उसको बढ़ाना है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, क्योंकि एज सोशल वर्कर्स आपको वो जो रेड फ्लैग्स हैं आपके कम्युनिटी में जो दिखेंगे कि एक छोटा बच्चा या फिर 18 से कम उम्र का बच्चा या लड़की घर से गायब है, पढ़ाई में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, आप घर पे भी नहीं है, परिवार वाले बोल रहे हैं मामा के पास है, चाची के पास है, नानी के घर गया है, लेकिन कभी वापस नहीं आ रहा, घर की स्थिति जो है वो खराब है आर्थिक स्तर पे, ये जो चीजें हैं ये रेड फ्लैग्स हैं जो वल्नरेबिलिटी बढ़ाती हैं, जो आपको समझना चाहिए कि उस फैमिली की सिचुएशन क्या है, क्या ये फैमिली वल्नरेबल है ट्रैफिकिंग के लिए, क्या एक जो अपराधी है, हमें अपराधी के नजर से भी देखना आना चाहिए एज सोशल वर्कर्स की, हम देख सकेंगे कि मेरा टारगेट पॉपुलेशन कहाँ मिलेगा, किस तरह के फैमिलीज को ये लोग टारगेट करेंगे, कौन है जो इजीली इनकी बातों में आ जाएंगे, पैसे का जो प्रलोभन है उसमें जल्दी ही हामी भर लेंगे क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। और अपने कम्युनिटी में, आपके जो गांव में, ब्लॉक में या जिले में जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल इन परिवारों के लिए, इन बच्चों की सुविधा जो आप प्रदान करा सकते हैं, सरकार से हो गया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से हो गया, उन रिसोर्सेज का भी आपको बराबर ध्यान रखना चाहिए, उसकी लिस्टिंग भी आपके पास होनी चाहिए, उसकी जो नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात होती है, जो बच्चों को मानसिक और साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो इमोशनल लेवल पे आप सपोर्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा हर बार आप देखेंगे कि हर विक्टिम जो होता है ट्रैफिकिंग का, चाहे वो चाइल्ड लेबर हो या फिर सेक्सुअल जो एक्सप्लॉयटेशन है, अगर आप देखेंगे उसमें जो ट्रॉमा लेवल्स है काफी अलग होता है दोनों केसेस में अगर देखा जाए, लेकिन ट्रॉमा लेवल दोनों में होता है। अगर आप कहेंगे कि अरे ये तो लड़का है, 14 साल का है, बड़े शहर में फैक्ट्री में काम कर रहा था, कोई ट्रॉमा वामा नहीं है, वापस आएगा अपने आप गाँव के काम में लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह की उनकी जो जर्नी होती है, अगर वो किसी खूंटी से या सिमडेगा से जब ट्रैवल करके बैंगलोर या मुंबई में किसी कारखाने में जाता है काम करने के लिए, वो जो एक जर्नी है वो अपने आप में काफी ट्रॉमेटिक होती है, क्योंकि उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है,
वहां जाके जो फैक्ट्री में जो कारखाने में जो काम करने का जो सिचुएशन है वो काफी ही दयनीय होता है, काफी ही इनह्यूमन तरीके से इन बच्चों को रखा जाता है। जैसे कि मैंने देखा है बैंगलोर में, जब हमने बिहार और झारखंड और नेपाल के बच्चे जब हमने रेस्क्यू किए थे, तो जब मैंने देखा था कि बच्चों को छोटे छोटे कमरों में रखते थे। ये तो एक बैग फैक्ट्री थी जहाँ पे चमड़े के बैग्स बनते थे, और उन्हीं कमरों में ही वो बच्चे रहते भी हैं, वो चमड़ा भी उसी में स्टोर होता है, मशीनें भी उसी रूम में हैं। एक रूम में कम से कम 8 से 10 बच्चे रहते हैं एक साथ, टॉयलेट भी उसी में है और खाना भी उसी रूम में बन रहा है साइड में। काफ़ी इनह्यूमन कंडीशन होती है, और वो बच्चे उसी कमरे में दिन के कम से कम 16 से 18 घंटे, कभी-कभी 20 घंटे भी काम करते हैं। लाइक सुबह 6 बजे शुरू करते हैं और रात के कभी-कभी 12 बजे तक या 1 बजे तक काम करते हैं, और जो बीच में जो ब्रेक्स हैं, वो भी नहीं मिलता, खाना भी उनको 2 वक़्त का मिलता है। सिर्फ संडे को कुछ घंटों के लिए उनको बाहर जाने को मिलता है। तो ये जो उनकी जो रहने की अवस्था है, ये काफ़ी दयनीय होती है, और उस वजह से उनको काफ़ी ट्रॉमा भी होता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करना चाहते, किसी दिन तबीयत खराब है, कोई देखने के लिए नहीं है, मार-पीट होती है, गालियाँ पड़ती हैं, काफ़ी ट्रॉमा वो गुज़रते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की जब बात करते हैं, तो वो एक अलग तरीके का ही ट्रॉमा होता है बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, और वो जो जर्नी है काफ़ी उनके लिए तनाव क्रिएट करती है एक आंतरिक स्तर पे, और उस दौरान उनके लिए जो सपोर्ट सिस्टम जो मिलना चाहिए काउंसलिंग की तरफ से, मेंटल हेल्थ की तरफ से, वो काफ़ी ज़रूरी है कि आपके लोकल रिसोर्सेज आप आइडेंटिफाई करें, और आप उन रिसोर्सेज को या उन सर्विसेज को लेकर उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और एक और महत्वपूर्ण बात होती है जब बच्चे अपनी स्टोरी बताते हैं, जब बच्चे अपनी कहानी या फैमिली अपनी कहानी बताते हैं कि किस तरह से वो इस क्राइम में फंसे हैं, किस तरह से परपिट्रेटर्स ने उनको अपने चंगुल में किया है। उस स्टोरी को एक नॉन जजमेंटल तरीके से उनको उनको जज ना करते हुए बहुत इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस के साथ ये सुनना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को कभी भी किसी भी टाइम पे लगता है कि अगर लड़की बोल रही है कि मुझसे तो बोला था कि शादी करेगा या मुझसे प्यार करता है, बॉयफ्रेंड था मेरा, मुझे लेके गया दूसरे शहर, और अगर उसे लगता है कि आप उसे जज कर रहे हैं, आप उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसके आगे नहीं मिलेगी। या उसके फैमिली को भी अगर आप बोलेंगे कि अगर वो बच्ची बोल रही है कि वहाँ पे 10 से 15 कस्टमर मिलते थे मुझे हर दिन, और आप फिर बोलते हैं अरे 10 से 15 कस्टमर इसमें क्या, कैसे करते हो, क्या करते हो? इस तरह के जो स्टिग्मेटाइजिंग क्वेश्चंस हैं, वो ना सब पूछकर आप उससे काफ़ी एम्पैथेटिकली समझते हुए, उसकी भावनाओं को समझते हुए अगर आप क्वेश्चंस करेंगे कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि आप समझ सके कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई है और उसको आप लीगली कैसे हेल्प करेंगे इस चीज़ को प्रेज़ेंट करने में। तो वो जो समझ है, वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और कमिंग टू लीगल प्रोसीजर्स, एज सोशल वर्कर्स हम जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कड़ी हैं बच्चों को जो लीगल प्रोसीजर और उनके फैमिलीज को वो लीगल प्रोसीजर के थ्रू ले जाने में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गाँव और हमारे फैमिलीज में कि काफ़ी रेजिस्टेंस होता है। अगर आप कोर्ट के कार्रवाई बोलें या फिर पुलिस का एफआईआर बोले या पुलिस थाने जाना है, काफ़ी एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि एक डर है, एक स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर, और एज सोशल वर्कर्स हम इस स्टिग्मा को, इस डर को हटाने में इन फैमिलीज की और बच्चों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट सिस्टम बनके, उनका जो ट्रस्टेड अडल्ट होता है जिनको कि वो जिन पे वो विश्वास कर सकते हैं, जिनके साथ वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इंटीमेट इंफॉर्मेशन जो इस तरह की है, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की, बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चियां ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं सोशल वर्कर के साथ शेयर करने में ये डिटेल्स, क्योंकि हम उसको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में प्रेजेंट करते हैं, समझाते हैं लोगों को कि जो जो थर्ड पार्टी है उनको समझाने में, और उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है स्टेटमेंट के रूप में जब जाता है, तो उस समय में जो सपोर्ट सिस्टम है वो एक सोशल वर्कर बहुत अच्छी तरह से दे सकता है। और क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो एक जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जस्टिस सिस्टम में हम बच्चों की, उनकी फैमिलीज की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इन केसेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो परपिट्रेटर्स हैं, जो अपराधी हैं, उनको अगर उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमें फॉलो
करना पड़ेगा, फॉलो थ्रू करना पड़ेगा अपने अपने एरियाज में भी, क्योंकि आप झारखंड से हैं, आप मोस्टली सोर्स एरियाज से हैं, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत अंडर रिपोर्टिंग है केसेस की। लेकिन जब भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, डेस्टिनेशन से जब लिंक हो रहा है सोर्स में, तो आप जो लोकल रिसोर्सेज है उनको लिंक कीजिए सोर्स डेस्टिनेशन के साथ, कि वो केसेस जो हैं वो बन सके, कंप्लीट बन सके, कि वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक्ट, मीन्स और पर्पस है वो एस्टैब्लिश होने में आपका काफी योगदान रहेगा। और एक और जो बात है रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन, एज सोशल वर्कर्स हमारा मेजर इनपुट रहता है सर्वाइवर्स के साथ काम करने में, कि उनको रिहैबिलिटेट कैसे करे, रीइंटीग्रेट कैसे करे कम्युनिटी में। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है रिहैबिलिटेशन में, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आर्थिक रूप से जो उनको आत्मनिर्भर बनाने की क्या कहते हैं, जो हमारी कोशिश है वो लगी होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जब वापस आते हैं एक ट्रेड से, जो वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, वापस आते हैं, उनके पास कोई और जरिया नहीं होता कमाने का, या अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने का, या आगे बढ़ने का। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं, काउंसलिंग हो रही होगी या फिर जो डॉक्टर से जो सपोर्ट मिल रहा है, हेल्थ सपोर्ट मिल रहा है, उसके साथ साथ स्किलिंग, जो उनकी जो करियर के जो फ्यूचर पोटेंशियल्स है, उस चीज को कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस तरह से हम वो सर्विसेज उनको या उनके परिवारजनों को किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियली उनको आत्मनिर्भर होने में नहीं मदद करेंगे, तो वापस वो उसी चंगुल में फंसेंगे। वापस कोई आएगा जो प्रॉमिस करेगा कि तुम्हारे परिवार में जो खाने पीने की जो प्रश्न जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर देंगे, हर महीने इतने पैसे घर आ जाएंगे, फिर से वो उसी चंगुल में फंसेंगे। और हमने देखा भी है पैटर्न वाइज कि गांव वगैरह में ये पैटर्न से चला आ रहा है कि 1-2 साल काम करते हैं, वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन उनको गांव में या उनके डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिख रहा। तो जैसा कि अभय जी ने बोला कि सेफ अनसेफ माइग्रेशन, ये जो चीज है, सेफ माइग्रेशन को प्रमोट करना, किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन एम्प्लॉयर है, उसका जानकारी, किस तरह से पैसे आ रहे हैं इन फैमिलीज में, ये सब जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट है कि हम रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन को काफी इंपॉर्टेंस दें, और उनके लिए जो सर्विसेज है, जो सुविधाएं हैं, उनको आइडेंटिफाई करें इन फैमिलीज के लिए। और ये जो रिसोर्स बेस है कि कितने केसेस फैमिलीज के साथ आपने काम किया हो, या फिर किस तरह के रिसोर्सेज फैसिलिटीज आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में अवेलेबल है, तो वो जो एक रिसोर्स बेस है वो आपको क्रिएट करना चाहिए, ताकि आगे जाकर 5 साल बाद आप अपने केसेस पर रिफ्लेक्ट कर सकेंगे कि जब ये बच्चा हमारे पास आया था तो हमने किस तरह से इस बच्चे की मदद की थी, फ्रॉम द टाइम कि बच्चा ट्रैफिक हुआ है टू रेस्क्यू, क्या प्रिवेंशन हुआ है या रेस्क्यू हुआ है, फिर रिहैबिलिटेशन कैसे हुआ, रीइंटीग्रेट कैसे हुआ, किस तरह से हमने उस परिवार के साथ काम किया, लीगल इनपुट्स दिए, ये सारा का जो डेटाबेस है वो आपको क्रिएट करना चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके मदद करेगा अपने केस वर्क के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना रिसोर्स बेस जो है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज कलेक्टिव, आप लोग भी अपना रिसोर्स बेस मेंटेन करें, क्योंकि जब इस तरह के कम्युनिकेशन होती है, जब इस तरह की ट्रेनिंग्स और डिस्कशंस होते हैं, तो ऐसे केस एग्जांपल्स जो है काफी मदद करते हैं हमें समझने में कि एट ग्राउंड लेवल काम कैसे हो रहा है, किस तरह से कर सकते हैं। सो दैट वाज सोशल वर्क का पर्सपेक्टिव कि एज अ सोशल वर्कर मैं कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस आता तो मैं किस तरह से डील करूंगी, क्या क्या सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ एज अ कम्युनिटी बेस्ड वर्कर। आई रिक्वेस्ट सोमश्री जो लीगल पर्सपेक्टिव समझाएंगी। हाँ, मैंने कुछ प्रश्न भी देखा इस बीच कि आप में से कोई प्रश्न लिखा है कि 370 में आज तक बहुत कम लोगों पर कार्रवाई हुई है, हम क्या कर सकते हैं ताकि तस्कर को सजा दिलाने में सफल रहे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये सेक्शन में ही मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो जब हम लोग एफआईआर कर रहे हैं तो हम लोग को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो एविडेंस है, सपोज कोई ब्रॉथेल में सेक्स ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो वहां से जो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं कि कोई वहां पे कोई इंफॉर्मेशन गया है, या फिर कोई स्क्रीनशॉट है, या फिर वहां पे ऐसा काम चल रहा है, या फिर कोई
चाय के टपड़ी में कोई बच्चे का शोषण किया जा रहा है, कोई चाइल्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी चल रहा है, अगर हम लोग कोई एविडेंस कलेक्ट कर पाते कि नहीं सच्ची में यहाँ पे ये हो रहा था, तो हम लोग को केस प्रूव करने में इजी रहता है, क्योंकि लॉ जो है वो एविडेंस के बगैर नहीं चल पाता है। सो हर चीज में भी जो दूसरा प्रश्न भी है वही मैं सेम चीज बोलूंगी। सो मेरे इन्होंने लिखा है, मेरे अनुभव से मेरा अनुभव है कि जब तक बंधुआ मजदूरी होने का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक 370 साबित नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में तस्कर को सजा दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो ये दोनों का ही मैं यही आंसर बोलूंगी कि कोई भी केस अगर हम लोग को प्रूव करना है कि यहाँ पे 370 लग सकता है, यहाँ पे ट्रैफिकिंग या तस्करी हो रहा है, तो हम लोगों को ना कि खबर तो पहले देना ही चाहिए, पुलिस को हर टाइम सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग को जितना एविडेंस हम लोग के पास है या फिर जैसे कलेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देना चाहिए पुलिस को, एविडेंसेस हैंड ओवर करना चाहिए, ताकि हम लोग प्रूफ कर पाए नहीं सच्ची में यहाँ पे कोई तस्करी हो रहा था। क्योंकि विदाउट दैट चार्जशीट तो पुलिस को डालना ही होगा, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे, 60 से 90 दिन के बीच उन लोग को जो चार्जशीट या तो फाइनल रिपोर्ट जो बोलते हैं वो देना है। बट इस बीच वो लोग कोई केस को अगर डायरेक्शन देना है, हम लोग अपने पास जो एविडेंसेस है, अगर हम लोग को लगता है कि ये तस्करी हो रहा है, तो हम लोग किसी सूत्र के अनुसार वो बोल रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं बोल रहे कि ये तस्करी हो रहा है, तो वो जो सूत्र है या फिर कोई एविडेंस है हमारे पास वो हमें शेयर कर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए FIR, अगर ऐसे तस्करी का खबर मिलता है इमीडिएटली FIR देना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, वो हमें ऑन रिकॉर्ड ले आना चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन में इजियर हो और केस प्रूव करने में इजियर रहे। दूसरी चीज जो हमें याद रखना चाहिए कि काफी बार ऐसा होता है कि पुलिस बोल सकता है कि हम ये केस नहीं लेंगे, हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, हमारे एरिया में नहीं आता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 0 FIR बोल के एक स्कोप है हमारे पास, कि 0 FIR मतलब कहीं भी अगर हम लोग ये केस देख रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है कि तस्करी हो रहा है इस एरिया में, तो हम लोग 0 FIR कर सकते हैं उस पुलिस स्टेशन में, और जहां पे ये कॉज ऑफ एक्शन आएगा, जहां पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है सोर्स, डेस्टिनेशन या ट्रांजिट पॉइंट पे, जहां पे भी ये कॉज ऑफ एक्शन आएगा, वहां पे ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। ये जो करेक्ट पुलिस स्टेशन जहां पे होना चाहिए वहां पे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आप कहीं भी कर सकते हो, अगर आपके एक्सेस में नहीं है वो एरिया, तो आप 0 FIR फाइल कर सकते हो। सो FIR कैन बी फाइल्ड एट सोर्स, ट्रांजिट और डेस्टिनेशन, कहीं इन तीनों एरिया में से कहीं पे भी, सोर्स में जहां से हो रहा है तस्करी का काम, अगर किसी को कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे लिए जा रहा है तस्करी के लिए, सपोज झारखंड से बंगाल होते हुए दिल्ली लिया जा रहा है कोई बच्चे को तस्करी के लिए, तो आप झारखंड पे भी कर सकते हो, जो सोर्स एरिया होगा, ट्रांजिट होगा बंगाल जो जहाँ पे बच्चे को लेके आया जा रहा है, और फिर डेस्टिनेशन होगा फाइनल दिल्ली। तो इन तीनों में से कहीं पे भी आप FIR लॉन्च कर सकते हो। Ensure appropriate sections of IPC, ITPA Acts, child labor, bonded labor, transplantation of human organs, POCSO, IT are applied to it. तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर चाइल्ड लेबर का केस हो रहा है या फिर कोई सेक्स ट्रैफिकिंग का केस हो रहा है या कोई बॉन्डेड लेबर का केस हो रहा है, सिर्फ हम लोग सीमित ना रह जाए कि IPC हो गया बस सिर्फ 370 लगा दिया हो गया, नहीं, हम लोग को जो रेलेवेंट सेक्शन है जो चाइल्ड लेबर का है, तो अगर चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर लगाना होगा, बॉन्डेड लेबर है, एक साथ क्लब होके जो सेक्शन आएगा सारे सेक्शंस को लगाना चाहिए, सारे एक्ट्स के सेक्शंस को ध्यान से लगाना चाहिए, ताकि वो तगड़ा हो, वो FIR ताकि तगड़ा हो, ताकि कहीं से भी वो तस्कर छूट ना पाए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। In case of cyber crime, you can also register online complaint. तो अगर आजकल जैसे ऑनलाइन का यूज बहुत हो रहा है, और हम लोग पहले स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके कि साइबर क्राइम जो है वो भी काफी बढ़ रहा है, स्पेशली ये पैंडेमिक के दौरान काफी हद तक बढ़ा है। तो ये भी आप ऑनलाइन में भी इसका कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, आपका नाम का देने का जरूरत नहीं है। दिस इज एक जो गवर्नमेंट का ये
स्कोप है तो आपको नॉट नेसेसरी आप आपका नाम देना पड़ेगा, और इस नंबर पे 155260 इस नंबर पे आप कॉल करके आपका कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर कोई एफआईआर लॉन्च कर रहे हो तो आपको जो एफआईआर का कॉपी होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। आपसे कोई पैसा लेना, पुलिस या कोई भी पैसा नहीं मांग सकता है। आपका लीगल राइट है कि आप एफआईआर का कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले आपको। अगर कोई डिले या डिनाई कर रहा है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता है, आप इसको हायर अथॉरिटीज के पास चैलेंज कर सकते हो। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके कारण रजिस्ट्रेशन जो है एफआईआर का ये एकदम मैंडेटरी है, या फिर यू हैव टू लाइक आपको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में रजिस्टर करना ही चाहिए, एफआईआर होना ही पड़ेगा। तो पुलिस अगर बोलता है कि नहीं करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, तो आप बोलो कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये एफआईआर रजिस्टर इज मैंडेटरी। सो दिस इज द scope for the legal aspect. Over to you, Benita. Just a minute, yeah. So जैसा कि हमने देखा सोमश्री ने लीगली क्या क्या कर सकते हैं ये बताया। अगला स्लाइड शुरू करने से पहले मैं बस एक बेसिक बताना चाहूंगी कि जब हम बॉन्डेड लेबर, मैंने देखा कि क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन आंसर्स में लिखा है कि बॉन्डेड लेबर के पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसा तो मैंने जो पिछले बार जो एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह से बैंगलोर में जो बच्चे हमने जो रेस्क्यू हुए थे, वहां पे जब जो वर्किंग कंडीशंस थे, वर्किंग आवर्स थे, फैक्टर्स लाइक जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है या नहीं, बच्चों से जब आप बातें करेंगे तब पता चलेगा कि क्या तुम बाहर जाते थे, तो वो बोलेंगे हाँ संडे को हम लोग 3 घंटे बाहर आते थे। लेकिन बाहर जब जाते थे तो साथ में कोई आता था या कोई होता, उनको पता है कि वो उस मार्केट से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि लोग हैं जिन्होंने उन पे नजर रखी हुई है, वो जगह छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। और एक फैक्टर होता है जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट कभी कभी उनके पास गिरवी रखते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास। कभी कोई जैसे कि स्पेशली रेड लाइट एरियाज में कभी कभी जो लड़कियां किडनैप होके जाती हैं, जिनको कि बड़े बड़े जॉब्स का दिलासा दे के ले जाया जाता है, कभी कभी उनके डॉक्यूमेंट्स या उनकी कोई अश्लील फोटोग्राफ्स या किस तरह के वीडियोस जो होते हैं वो उनके पास होते हैं एम्प्लॉयर्स के पास, जिसको कि रख के वो उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। तो बंधुआ मजदूरी में हम देखते हैं कि जहाँ पे ये बैग फैक्ट्रीज में मोस्टली होता है कि इतने रुपए तुम्हारे घर में भेज दिए जाएंगे जब तुम इतने महीने काम करोगे। तो अगर इस साल तुम पूरे साल तुम काम करोगे, जब अगले साल घर जाओगे तो इतने पैसे लेके जा सकते हो, और वो पैसे उतने होंगे कि उसको वापस भी आना पड़ेगा उस पैसे का काम करने के लिए। तो वो जो एक जो हिसाब किताब चलता है पैसे का, उससे आपको समझ में आएगा कि जो पेमेंट है वो एक तो उनके काम के अनुसार जो होता है ना वेजेस, वो उस हिसाब से नहीं होते हैं, और दूसरा कि इस तरह से पेमेंट होती है कि वो हमेशा लायबल रहेगा कि वापस अगर साल 2 साल में कभी घर गया भी तो वापस आ जाता है। ऐसा कि हमने देखा है बहुत सारे जो खेतों में काम करने, शुगर केन के खेतों में काम करने जाते हैं, वो भी एडवांस पैसे लेके वापस आते हैं ताकि वो अगले साल वापस जो उनका जो मालिक है वो मेक श्योर करता है कि वो अगले साल वापस इसी खेत में काम करने आएंगे। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो जर्नी हुई है सोर्स से ट्रांजिट से डेस्टिनेशन, जैसा कि सोमश्री ने समझाया कि वो जो फैक्टर्स हैं, आप जब स्टेटमेंट लेंगे, जब आप बच्चों से बातें करेंगे तब बताएंगे कि किस तरह से झारखंड के अपने गाँव से बाहर निकले, वहां पे एक बंदा था जिसने उसको कलेक्ट किया वहां से, फिर शायद रास्ते में किसी एक शहर में रुके, वहां पे काफी सारे बच्चे इकट्ठे हुए, उस स्टेशन पे मिले, इन सब बच्चों को एक दूसरे इंसान के हवाले किया गया जो उनको लेके ट्रैवल किया होगा मुंबई तक। मुंबई में एक दूसरे इंसान के जो फैक्ट्री ओनर है उसके पास जाके इन बच्चों को दिया गया। तो इसमें देखा जाएगा कि अलग अलग लोग अलग अलग पॉइंट पे आते हैं और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे आगे ट्रांसफर करते जाते हैं। तो ये भी एक फीचर होता है जब आप देखेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। और बॉन्डेड लेबर में भी ये फीचर देखा जाता है कि जो ट्रैवल सोर्स डेस्टिनेशन जो ट्रांजिट वाला जो फैक्टर्स है, एक्ट है, और जो प्रोमिसेस कभी कभी दिए जाते हैं कि आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कभी महीनों महीनों काम करने के बाद भी उनके हाथ में कोई पैसे नहीं दिए जाते। उल्टा ये बोला जाता है कि घर पे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिया गया है, लेकिन जब आप
होम इन्वेस्टिगेशन या होम इंक्वायरी करने जाएंगे तब पता चलेगा कि घर वालों को भी इतने महीनों से कोई पैसे मिले नहीं है। तो ये जो कुछ है जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास जो बॉन्डेड लेबर आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में। तो कमिंग टू जो हम फील्ड से जो लर्निंग्स है, जो हमने देखा कि किस तरह से हम सोशल वर्क पर्सपेक्टिव में या लीगल पर्सपेक्टिव में किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस को संभालेंगे, ये जो कुछ है हाइलाइट्स हैं। जैसे कि अभय जी ने भी काफी कुछ इसमें से एग्जांपल्स दिए हैं कि उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या क्या देखा है चैलेंजेस, किस तरह से उन्होंने देखा है कि क्या क्या काम वो लोग भी कर पा रहे हैं। तो पहला है कि डेफिनेटली अवेयरनेस जो है, जागरूकता होनी चाहिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके। आपका ज्ञान होना चाहिए इस एक टॉपिक को लेके, अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास कि एक्ट क्या है, मीन्स क्या है, पर्पस क्या है, किस तरह के चेंजिंग ट्रेंड्स हैं ट्रैफिकिंग में, आजकल क्या फ्लो चल रहा है आपके डिस्ट्रिक्ट से, किस तरह के क्या सेक्स ट्रैफिकिंग का ज्यादा चल रहा है या बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, किस तरह की ट्रैफिकिंग का ज्यादा चलन है। ये जो विजिलेंस है ये आप लोगों को एज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, आप एज सोशल वर्कर्स होना चाहिए। एक और होता है कि आपके कम्युनिटी में किस तरह से आप लीडरशिप को प्रमोट कर सकते हैं एज ऑर्गेनाइजेशंस, एज सोशल वर्कर्स। देखेंगे कि जो कम्युनिटी बेस्ड लीडर्स को प्रमोट करना काफी बेनिफिशियल, काफी लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि जब आप कम्युनिटी में से ही लीडर्स को बढ़ावा देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपके गांव की जो सुरक्षा है का लेवल है वो आपके हाथों में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताएंगे कि आपके गांव में क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, या फिर जो बेनिफिशियल जो सर्विसेज हैं, जो आपके पास जो भी स्कीम्स हैं या स्किलिंग के जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जब ये आप कम्युनिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो आपने देखा कि एक जो वीडियो में भी जो बच्ची बात कर रही थी, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो बच्चे गांव में वापस जाकर वहां पे उन लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काफी अच्छा काम कर पाते हैं आगे बढ़कर, ताकि आपके अपने गांव से वो और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस है उसको प्रिवेंट कर सके। तो काफी जरूरी है कि आप कम्युनिटी बेस्ड लीडर्स को आइडेंटिफाई करें, उनके साथ काम करें, उनकी ट्रेनिंग कराएं। और रिकॉर्ड मेंटेन करना, जो अभय जी ने भी बोला, उन्होंने भी माइग्रेशन रिकॉर्ड के बारे में बोला, रजिस्टर के बारे में बोला है। तो जो गांव से कौन कितने लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए या कितने लोग वापस आ रहे हैं, कौन नए लोग गांव में आ रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, कि ये लोग आ रहे, जो कहते हैं दलाल जो होते हैं, जो दिल्ली से आए हैं, किसी के जान पहचान में है, आके नए व्यक्ति जो गांव में आके प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ नौकरी है, वहां इतने पैसे मिलेंगे, इस तरह का काम है। ये कौन लोग हैं, उनके जो ये जो रजिस्टर जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी यूजफुल होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस अंडर रिपोर्टेड होते हैं। और जब हम ये इस तरह के रजिस्टर जब हम मेंटेन करेंगे तो हम ये जो इन्फॉर्मेशन है कि हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस नहीं है या माइग्रेशन नहीं हो रहा है अनसेफ, तो हम ये जो इन्फॉर्मेशन को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड होगा कि इस तरह से माइग्रेट हो रहा है, इस तरह की इंडस्ट्री में माइग्रेट हो रहा है, इतने पेमेंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि आप जब कम्युनिटी में काम करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलेगी। और अपना जो डेटाबेस है उसको अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है। आप 5 साल पहले का डेटा लेके अभी आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कि ये ट्रेंड है। अभी आप देखेंगे पिछले 1 साल में कितना ट्रैफिकिंग का ट्रेंड बदला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, किस तरह के फैक्टर्स इवॉल्व हुए हैं, किस तरह से नए नए रिस्क फैक्टर्स, नए नए तरीके ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब बच्चों को प्रोक्योर करने के, बच्चों को प्रलोभन देके वापस काम पे ले जाने का जो तरीका है वो काफी नया नया तरीका ऑनलाइन हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन था या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट अलाउड नहीं था। तो इस तरह से फोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इस तरह का जो कार्य है वो आगे बढ़ता जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो आपको अपना भी डेटाबेस इम्प्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपको पता रहे कि ट्रेंड क्या है, सपोर्ट सर्विसेज क्या अवेलेबल है आपके सोसाइटी में, आपके गांव में या ब्लॉक में, आपके स्टेट के द्वारा क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, और उसी को किस तरह से अलग अलग जो कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सरकारी जो डिविजन्स हैं उनके साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं। अभय जी ने भी बात की थी कन्वर्जेंस मीटिंग्स के बारे में। तो ये काफी अच्छा मॉडल है काम करने का कन्वर्जेंस के साथ, जैसे पुलिस हो गई, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, ICPS हो गया, आपके जो अलग NGOs हुए, अलग जो सरकार के जो अलग
लेबर डिपार्टमेंट हो गई, उन सब के साथ मिलके किस तरह से आप काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट करके, काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि अब अगर आप कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक साथ मिलके, एकजुट होकर अगर आप एक लेवल पे आके काम कर पाएँगे, तो आपके जो आउटकम है, प्रैक्टिस आउटकम्स हैं, वो ज़्यादा बेहतर होंगे। और फीडबैक, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम करते जा रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि क्या करने पे अच्छा आउटकम आया था या अच्छा प्रभाव हुआ था, और क्या करने पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे। वो जो आपका फीडबैक है, आपको कंटिन्यूअसली अपना केस वर्क को इवैल्यूएट करता रहना चाहिए कि एक सक्सेस स्टोरी होने के बाद उसको भूल नहीं जाना है। वो सक्सेस स्टोरी कैसे बनी, वो प्रोसेस को भी आपको इवैल्यूएट करके आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वो एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना, अपने केस वर्क को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज से 5 साल बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा केसेस का, जिसमें कि आपने पॉजिटिव आउटकम ना सिर्फ कि प्राप्त किया, आपको ये भी पता होगा कि वो पॉजिटिव आउटकम क्या-क्या करने से आपके पास आया है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जो हमने फील्ड में काम करके अनुभव से जो मैंने आपको शेयर किया है, कि ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हैंडी होती हैं। अभय जी ने भी काफ़ी इसी लेवल पे ही बात करी। आई एम ग्लैड कि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल लेवल से ये जो चीज़ें शेयर करी, वेरी मच रिलेटेबल। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने इन्हीं पॉइंट्स में उन्होंने भी अपने तरफ से बातें करी हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ लर्निंग्स फ्रॉम द फील्ड। नेक्स्ट स्लाइड। सो जहाँ हम देख रहे हैं कि दिस इज जस्ट लाइक टू रिकैप्चुलेट, किस तरह से हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली जब कोई भी डिजास्टर, पैंडेमिक भी एक डिजास्टर, जैसे सोमश्री ने बोला कि किस इस डिजास्टर के शुरुआत में जब जो क्या कहते हैं, जो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, आर्थिक स्थिति थी, वो काफ़ी उसमें प्रभाव पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। उस वजह से काफ़ी अफरा-तफरी मची है गाँव में, परिवारों में, कि इनकम कहाँ से आएगी, खाना कहाँ से आएगा, या बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी। वो जो अफरा-तफरी मची, उसका हमेशा परपेट्रेटर्स या जो अपराधी हैं, उसका हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, जो है। और आप देखेंगे कि वो हमेशा आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अर्थक्वेक में के टाइम पे नेपाल में देखा गया था कि जो अपराधी थे, उन्होंने फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स के जैसे बच्चों के साथ और परिवारों के साथ लेन-देन किया, और काफ़ी बच्चे, काफ़ी लड़कियाँ उस टाइम पे नेपाल से गायब हुई थी। तो जब हमने देखा है कि किस तरह से रिस्पॉन्डर्स के तौर पे वो लोग काम करते हैं, और इन टाइम्स पे जब काफ़ी अफ़रा-तफ़री मची रहती है, जब नीड ज़्यादा है फैमिलीज़ की, वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, तब आप देखेंगे कि ये परपेट्रेटर सबसे ज़्यादा आगे आकर काम करने की कोशिश करेंगे। और पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि परिवारजन, बच्चे अपने सर्वाइवल के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करेंगे, कि अगर नौकरी से पैसे नहीं आ रहे, तो मैं क्या कहीं और काम करके पैसे कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं और ट्रैवल करके क्या कहीं पे मुझे काम मिल जाएगा, या फिर मैं किसी से उधार अभी ले लेता हूँ, बाद में उनकी जो मर्ज़ी होगी उस हिसाब से मैं काम पे चला जाऊँगा। वो प्रॉमिस पे भी काफ़ी लोगों को मदद मिलती है। तो वो जो वल्नरेबिलिटी है उनकी, कि उनकी जो पैसे की ज़रूरत है, जो उनकी आमदनी की जो ज़रूरत है, उसको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और काफ़ी बार देखा गया है कि ऐसे जब बड़ी घटनाएँ होती हैं, काफ़ी बच्चे हैं, बच्चे जो अलग हो जाते हैं माँ-बाप से, मिसिंग हो जाते हैं, उन बच्चों का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्रैफ़िकर्स हैं, ये उनको स्पॉट करते हैं और उनका जो इस्तेमाल करते हैं। और जब हम देखेंगे कि जब पैंडेमिक के बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन ईज़ आउट हुआ है, अभी भी हम काफ़ी वापस आ रहे हैं, एक हम नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अर्थव्यवस्था जो है वापस आ रही है एक स्तर पे। जब वो हो रहा है, तब हम देखेंगे कि जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वो अपने आप को वापस से उठना शुरू होंगे, उनका जो काम है, जो फुल फ्लेजेड तरीके से जब वापस शुरू हो रहा है, जो डिमांड हो रही है लेबर की, वो काफ़ी बढ़ रही है, और सप्लाई भी होगी, लेकिन डिमांड जो है वो चीप लेबर के लिए होगा, और वो उस पैसे के लिए भी लोग आके काम करने को तैयार हो जाएँगे। वो जो एक
आपको दिखेगा डिमांड का जो बूम आएगा, उस स्थिति में भी काफी लोगों का जो है शोषण होगा। और ये जो ट्रैफिकिंग के जो ट्रेंड्स हैं उसमें भी हम देखेंगे काफी नंबर्स बढ़ रहे हैं। अभय जी ने बोला, सोमश्री ने बोला कि जो नंबर्स हैं ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस एक स्थिति में बहुत जरूरी है कि हम स्किलिंग या जो उनकी जो करियर पोटेंशियल्स हैं उसको बढ़ाएं, कि उनको ऐसी नौकरियां मिले जिनमें कि उनको वेजेस जो है उनके उनके काम के अनुसार मिले, जहां उनका शोषण ना हो। और ये जो स्किलिंग है तभी पॉसिबल है जब हम वो अपॉर्चुनिटीज को युवा पीढ़ी तक पहुंचाएंगे या इन फैमिलीज तक पहुंचा पाएंगे। तो ये जो आप देखेंगे फेज वाइज डिफरेंस जो है, ये काफी जरूरी है कि आप अपने विलेजेस में, अपने ब्लॉक में इन फेजेस को आइडेंटिफाई कर सके और किस तरह से इन फेजेस पे रिस्पॉन्ड करना है, ये चीज को भी आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कर सकें। तो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा है कि हमारे जो लोकल स्टेक होल्डर्स या हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। तो डेफिनेटली पुलिस है, जहाँ पे आप एफआईआर कराते हैं या फिर अपने जो केसेस लॉन्च करवा रहे हैं। आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, चाइल्ड लाइन है 1098, जहाँ आप मिसिंग का जो बच्चे जब मिसिंग होते हैं वहाँ रिपोर्ट करा सकते हैं। आपके चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज हो गई, स्टेट की हो गई या डिस्ट्रिक्ट की हो गई, डीसीपीसीआर हो गया। और लीगल एड है जो एक फ्री सर्विस है आपके पास, फ्री लीगल एड हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। तो वो जो सर्विस है उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स है जो पुलिस के एक डिपार्टमेंट में AHTU यूनिट्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अपने विलेज के, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स हमेशा आपके साथ स्ट्रांगली अगर खड़े हो पा रहे हैं तो काफी हद तक परिवारों में और विलेजेस में काम करना इजी हो जाता है। बच्चों का जो नीड लेवल है उसको आइडेंटिफाई करना, उनके हिसाब से जो ऑर्डर्स मिल पाते हैं सर रिहैबिलिटेशन के, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी काफी मदद करती है। काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है उनका। और कम्युनिटी चैंपियंस जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं, जैसे मैं कम्युनिटी लीडर्स जो काफी बार देखा है हमने वेस्ट बंगाल में साउथ 24 परगनाज में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो विक्टिम्स जब वापस आते हैं अपने, अगर किसी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से या फिर ब्रॉथल से रेस्क्यू होके जब वापस अपने गांव आते हैं, किस तरह से उनको अपनी जिंदगी वापस बनाने में जो मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशन से, उनको जो ट्रेनिंग मिलती है कि वो जाकर आगे जाकर अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरी लड़कियों को और बच्चियों को इस जो शोषण से बचा सके, उनको भी ये शक्ति दें कि प्रेरणा दें कि किस तरह से आगे बढ़ना है। जिंदगी वहां खत्म नहीं हो रही है, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो इन कम्युनिटी चैंपियंस के द्वारा मिलती है। क्योंकि हम और आप जो सोशल वर्कर्स है, कम्युनिटी में जाके जब बातें करेंगे तो हमेशा एक अलग स्तर से बातें करते हैं, लेकिन जब कम्युनिटी चैंपियन या कोई लीडर जो है, जो बच्चा या बच्ची इस जर्नी में से गुजरे हैं और एक सक्सेस लेवल पे है, एक लेवल पे है जहाँ वो अपनी कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि ये जो जीवन का अंत नहीं है, इसमें हम ये भी अलग तरीके से भी इसको जी सकते हैं। किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को सक्सेस में बदला है, किस तरह से इस मदद के थ्रू मैंने अपना आर्थिक आत्मनिर्भरता मैंने प्राप्त की है। ये जो बातें हैं जो बच्चे जो कम्युनिटी चैंपियंस करते हैं उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। और अगर आप ये एक और पोजीशन है जो साइबर दोस्त का, जो आपको ऑनलाइन एक सुविधा मिलती है जहाँ पे ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से अगर किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या किस तरह की, जैसा हमने ऑडियो क्लिपिंग में सुना था कि कोई फोन कर रहा है या तंग कर रहा है, उस हिसाब से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है या प्रलोभन देने की कोशिश कर रहा है, तो वो इस पोर्टल पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं और एक्शन लिया जाता है, उसको वहां से परस्यू कर सकते हैं। और डेफिनेटली अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वर्कर्स, सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जैसे और भी संस्थाएं हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उनके साथ मिलकर किस तरह से काम कर सकते हैं, वो भी काफी जरूरी है क्योंकि वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स जिनके साथ हम एज अ कम्युनिटी लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चंस। उससे पहले हमें सबको एक चीज एकदम अपने जहन में ले लेना चाहिए कि अगर हम लोगों को ये जो इतने सारे मिसिंग बच्चे जा रहे हैं, इतना ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है, इतना सारा हम लोग केस स्टडी भी देखे एक दो हमारे झारखंड के ही या डिफरेंट एरियाज के भी, तो ये बच्चे जो सडनली मिसिंग हो जाता है
हम लोग एज अ कम्युनिटी क्या कर सकते हैं? एज अ कम्युनिटी में भी अगर हम लोग यूनाइटेडली, जैसे बेनीटा ने, अनुज ने, अभय जी ने, हिमांशु ने, सब ने, हमने एक ही चीज कहा कि एक साथ हमें यूनाइटेडली ये चीज को फेस करना पड़ेगा। एंड एज अ कम्युनिटी लीडर, एज अ कम्युनिटी वॉलंटियर, हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग अपना रिपोर्टिंग इंक्रीज करते हैं। हमने वो केस स्टडी देखा कि रिपोर्टिंग बहुत कम हो रहा है, एचटीयू में हार्डली कोई रिपोर्टिंग हो रहा है। वो झारखंड का केस जब हम लोग स्टडी कर रहे थे, जो जहाँ पे सीडब्ल्यूसी के एक सर ने बोले थे कि रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। तो ये रिपोर्टिंग एज अ कम्युनिटी लीडर वी कैन इनिशिएट, हम लोग लोगों को हेल्प कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या रियलिटी क्या है और रिपोर्टिंग कैसे करना है, ताकि हम लोग एक साथ इकट्ठे इस 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 भयानक चीज, इस भयानक क्राइम को फेस कर सके और रोक सके। ये हमारा सेशन था। इसके बाद एक छोटा सा पोलिंग सेशन है। हिमांशु, आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू टू लॉन्च द क्वेश्चंस। सिर्फ 2 छोटे से क्वेश्चंस हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी उस पर। श्योर सर। ओके। मानव तस्करी आईपीसी के किस धारा के अंतर कवर किया जाता है? आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक आंसर पे क्लिक कीजिए। सिर्फ एक जन ने वोट किया, काइंडली वोट कीजिए, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है। आप सभी वोट कर सकते हैं, इसमें कोई सही और गलत नहीं है। इससे ये पता चलेगा कि मतलब कि किसको कितना अवेयरनेस है, और उसके बेसिस पे ही हम नेक्स्ट ट्रेनिंग को में फोकस करेंगे। और हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी है, यदि आप मानव तस्करी के एक मामले में आए हैं तो आप क्या करेंगे? घटना पर ध्यान दें, घटना पर ध्यान देंगे आप, फिर एक नॉन जजमेंटल अप्रोच लेंगे, आप लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी जो है उनसे संपर्क करेंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो काइंडली इस पे आप अपना आंसर, हम लोगों को किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कोई गलत, ये सिर्फ आपका खुद का एनालिसिस है कि ये कितना इफेक्टिव हुआ सेशन का और हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या कर पाएंगे। तो काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है, आई थिंक हिमांशु इट्स वी कैन एंड, राइट? श्योर। तो 32 वोट्स मिले हैं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड द करेक्ट थिंग कि आईपीसी 370 के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डिस्क्रिप्शन है। तो ये सेक्शन 370 होगा, 375 नहीं है। 375 दूसरा और एक अहम क्राइम जो रेप का होता है, वो है सेक्शन। और सो सेक्शन 370 इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन आईपीसी के सेक्शन 370 में मानव तस्करी को डिस्क्राइब किया जाता है, उसका पनिशमेंट सब कुछ इस सेक्शन में मेंशन्ड है। What will you do if you come across a case of human trafficking? तो यहाँ पे भी काफी सारे आंसर्स आए हैं, बट यस, द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। आपको बिल्कुल कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि सारे करने होंगे, बट सारे एक्चुअली, कोई एक को नहीं। सो टेक नोट ऑफ द इंसिडेंट, बिल्कुल वो करना होगा, नॉन जजमेंटल अप्रोच लेना होगा, और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को भी कांटेक्ट करना होगा। सो ये तीनों चीज हमें करने होंगे। सो या सभी ने सही आंसर ही किया है, सिर्फ लास्ट में मैंने एक ट्रिक डाल दिया था कि सारे होंगे, 1 2 3 सारे ही होंगे। सो या दैट वाज ग्रेट कि आप सभी को अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ आ गया है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है 6 तारीख को,
उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। और हिमांशु और अनुज, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन और से। Yeah, Somishri. So, first of all, I would really like to thank Somishri and Benita for this session and आपके experience और आपके expertise से I'm really sure कि सभी participants को बहुत ज़्यादा knowledge मिली होगी। Questions के answers सोमिश्री ने दे दिए थे during the session only. So मैं सारे participants से request करूँगा अगर आपके पास कोई और questions हैं तो you can drop an email on info@space2grow.in हमारी ईमेल आईडी पे एंड हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको रिप्लाई कर देंगे। हम सेशन का अंत कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक अभय जी, चित्रा, सोमश्री, बेनिता, अनुज, Ramesh ji, and all the participants who will be working tirelessly to make this webinar possible. क्वेश्चंस के आंसर्स अगेन रिपीट करूंगा, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस है तो info@space2grow.in पे आप मेल कर सकते हैं। एंड जिस तरह से सोमश्री ने बताया, डू नॉट फॉरगेट अगले सेशन के लिए जो कि 6 फरवरी को है, सेम टाइम पे, कमिंग सैटरडे, एंड ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमें फॉर द सेकेंड सेशन ऑफ दिस राउंड 2 एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे एंड अ सेफ until the next time we meet. Thank you everyone. Thank you. Yep. Thank you, everyone. Thanks.